तो आज बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सिस्टम तो अब आपको समझ में आने लगा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे। सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाले वीडियो में हमने सही से एक्सप्लेन कर रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिंदी में श्वसन तंत्र कहा जाता है। सांस लेना और छोड़ने का जो पूरा सिस्टम है हमारे शरीर में, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। एक्चुअली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है कि सांस लेना और छोड़ना। जैसे हवा हम लोग लिए, लंग्स में गया और फिर हम लोग छोड़ देते हैं, इसे ब्रीदिंग कहा जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एयर जो हमारे लंग्स में है उसको जो है एक्सचेंज किया जाता है ब्लड के द्वारा, और उसके बाद उसे पूरे शरीर तक ब्लड घुमा करके ले जाता है और फिर हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है। और सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये ऑक्सीजन जो गया होता है और फूड उधर से आया होता है, दोनों को रिएक्ट करा करके एनर्जी रिलीज किया जाता है। तो इन पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नाक से शुरू होता है। कोई कोई कह सकता है कि हमारे मुंह से शुरू होता है, हो सकता है वो मुंह से सांस लेता हो। ये जो दो छेद होता है हमारे नाक का, इसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। इसके अंदर जो खाली जगह होता है उसे नेजल कैविटी कहा जाता है। और ये आगे जा करके खुलता है हमारा जो छोटा टंग होता है उसके पीछे। उसी तरीके से हमारा जो मुंह होता है, ये जो मुंह का ऊपर वाला पार्ट जो खाली जगह होता है दांत के अंदर, ये होता है ओरल कैविटी, और ये भी पीछे जा करके खुलता है, उसे फेरिंग्स कहा जाता है। तो फूड जो हम लोग लेते हैं या फिर नाक से जो हवा लेते हैं, ये दोनों जा करके एक ओपनिंग तक खुलता है, वहाँ पे फेरिंग्स कहा जाता है। यहाँ पे फूड और एयर दोनों पहुँचते हैं और यहाँ से बाइफर्गेशन होता है। अंदर जब जाइएगा तो एक फूड पाइप जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वो होता है, और दूसरा विंड पाइप होता है। अब फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में जाए, इसके लिए एक एपिग्लोटिस नाम का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब हम लोग फूड को लेते हैं तो उसे ढक देने का काम करता है। तो विंड पाइप को ढक देता है तो फूड पाइप में चला जाता है। बाकी समय एयर जो है अपने आप विंड पाइप में जाता है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसे नेजल कैविटी कहा जाता है। ये जो अंदर ये पार्ट है कॉमन पासेज, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। और इसके अंदर जब फूड पाइप में आप इंटर लीजिएगा तो यहाँ पे होता है लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स इसे कहा जाता है। इसी से आवाज़ हम लोग का निकलता है। और इसके जब नीचे जाइएगा, ये जो विंड पाइप है इसे कहा जाता है ट्रैकिया। और ये फिफ्थ थोरैसिक जो वर्टेब्रा होता है, यहाँ पे पांचवा जो बोन होता है, यहाँ पे दो पार्ट में टूट जाता है, ब्रोंकाई कहा जाता है। एक को ब्रोंकस कहा जाएगा, प्लुरल होने की वजह से ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ये बाइफर्गेशन होते रहता है, बार बार बिखरता है यानी बंटता है। इसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई इस तरीके से कहा जाता है। लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है और उसके बाद एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अल्विलाई कहा जाता है। अल्विलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो खून को ले जाते रहते हैं। इसी तरीके से लाखों अल्विलाई होते हैं हमारे लंग्स में। एक्चुअली हमारा लंग जो होता है वो, हमारा लेफ्ट लंग जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, दो लोब्स में होता है, और राइट लंग होता है 3 लोब्स में होता है। और लंग्स जो है घिरा होता है हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन से, जिसे डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। उसके बीच में फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। हमारा लंग थोरैसिक कैविटी में होता है जिसे रिब केज भी कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा पार्ट है इसको डायफ्राम दो भाग में तोड़ देता है। नीचे वाला एब्डोमिनल पार्ट कहा जाता है, ऊपर वाले को थोरैसिक पार्ट कहा जाता है। हमारा जो ये थोरैसिक पार्ट होता है ये एयर टाइट होता है, पूरी तरीके से पैक्ड होता है। आगे से एस्टर्नम, ये जो हड्डी होता है इसे एस्टर्नम कहा जाता है, और ये सब रिब्स होते हैं। फिर पीछे से वर्टेब्रल कोलम होता है, और ऊपर से ये जो हड्डी होता है इसे क्लेविकल कहा जाता है। नीचे से डायफ्राम होता है, डोम शेप ये होता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे ये कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेस बढ़ता है हमारे थोरैसिक कैविटी में। और जो भी हमारा रिब्स होता है इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल होते हैं। एक्सटर्नल बाहर से ये मसल्स होते हैं, ये रिब्स को उठाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। और जब ये चौड़ा होगा तो पूरा का पूरा स्पेस अंदर बनेगा, और जब स्पेस बनेगा तो जो लंग्स होता है वो फूलता है तो अंदर स्पेस और ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो अल्विलाई होता है वो भी फूलने लगता है, जिसके वजह से हवा को बाहर से अंदर की तरफ खींचा जाता है। इसे निगेटिव प्रेशर कहा जाता है। और जब ये हवा बाहर से जाता है तो अंदर से नेजल कैविटी से होते होते, फेरिंग से होते हुए, आपको विंड पाइप से होते हुए, ट्रैकिया ब्रोंकाई से होते हुए पूरी जाकर के हवा अंदर अल्विलाई तक पहुँचती है। अल्विलाई के ऊपर कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होता है।
तो जो लंग में हमारा एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ भागती है, तो इसीलिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग्स में चला जाता है, अल्विलाई के अंदर चला जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है और जो हमारा एयर होता है अल्विलाई में उसमें ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रवेश कर जाता है, तो अब ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। इस काम को आसान करता है हमारा हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड में होता है, जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन को पकड़ता है, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है और ले करके आगे बढ़ जाता है और पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करेगा। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ये हमारा अल्विलाई और उसके डक्ट्स में ही होते हैं, तो इसे एक्सचेंज पार्ट कहा जाता है। बाकी ऊपर का जो भी पार्ट था टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, उसे कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। वहां तक सिर्फ एयर जाता है अंदर, कहीं भी एक्सचेंज नहीं होता है ब्लड से, और एक्सचेंज होता है हमारा अल्विलाई में, इसीलिए उसे एक्सचेंज पार्ट कहा जाता है। इसी तरीके से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाया जाता है तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है टिश्यू में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और टिश्यू में ज़्यादा होता है वो डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में, और फिर इसे ब्लड घुमा फिरा करके ले आता है फिर लंग्स के पास। सिर्फ 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ही हेमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसे कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मत समझ लीजिएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तब होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हेमोग्लोबिन से, ठीक है। और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ज़्यादा सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन के तुलना में प्लाज्मा में, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है। 97% ऑक्सीजन जो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टिश्यू लेवल पे, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है लंग्स के पास में। अब जब वापस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ चुका है एयर लंग्स के पास, तो इसे अब बाहर निकालना होगा, जिसे एक्सपीरेशन कहा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, डायफ्राम अपना रिलैक्सेशन में जाता है, यानी कि डोम शेप में आएगा, और फिर जो हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको डाउन कर लेंगे, यानी कि सीना जो है सिकुड़ जाएगा। इसके वजह से लंग्स में स्पेस कम बचेगा और हवा जो है बाहर निकल आता है, जिसे एक्सपीरेशन कहा जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पे रिएक्शन होता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है, और फूड से एनर्जी निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्लास 11th में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के नाम से चैप्टर दिया है, उसमें डिटेल से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो ये पार्ट था ये था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी नाम से चैप्टर भी दिया हुआ है क्लास 11th में। अब आप उसे पढ़ सकते हैं, और जो 10th के बच्चे हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं ये वाला पार्ट, और 7th वाले भी पढ़ सकते हैं ये वाला पार्ट। लेकिन आपको अभी जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो प्लांट्स वाला है वो हम डिटेल में पढ़ा देंगे, तब 10th और 7th वालों को ज़्यादा सही से समझ में आएगा। टॉपिक वाइज रेवोल्यूशनरी लेक्चर्स का प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करें। पिछले लेक्चर से एक सवाल है कि ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है, ये नीट का सवाल है। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट करके पूछ लें, या फिर डाउट सॉल्विंग सिस्टम को नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।